हेलो हिमांशु, अब आपको आवाज़ आ रहा है अच्छे से? चलो ठीक है, आवाज़ आ रहा है तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, लेमार्क का थ्योरी तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, लेमार्क का थ्योरी तक हम लोग ये बात देख चुके थे कि भाई यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन वाली बात। ठीक है, चलो ठीक है, अब एक पॉइंट लिखो। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बात को कि लेमार्क बोला यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, मतलब जिस भी ऑर्गन को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वो डेवलप हो जाएगा, और जिसको इस्तेमाल नहीं करोगे वो क्या हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात का जो है वो जिराफ जो था, जिराफ जो फोरेजिंग है मतलब ईटिंग पैटर्न के कारण उसका नेक लंबा हो गया। इस बात को हम आपको लिखा दिए थे अपने लैंग्वेज में। ठीक है, अब उसके बाद एक लिखो बात। ठीक है, एविडेंस, एविडेंस, रुकना एक सेकंड रुकना, इसमें आप लिखो एविडेंस ऑफ लेमार्क थ्योरी। क्या था एविडेंस? एविडेंस था लेमार्क थ्योरी का वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, यही था लेमार्क थ्योरी कि भाई लेमार्क थ्योरी सही है गलत है, ये बात प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, वो मैं तर्क देता था वो। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ समझना। इसके बाद अब एक थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म कहता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल है ना, जैसे सुनो ध्यान से, कोई जिराफ है अगर वो उचक उचक के अगर वो पेड़ खाएगा तो इसका मतलब ये कैसे हुआ कि वो जो बच्चा पैदा करेगा उसका भी गर्दन ऊंचा हो जाएगा? क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी ट्रेट है, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि उसके गैमेट में, उसके स्पर्म में या फिर उसके एग में कौन सा ट्रेट्स है या फिर नहीं है। ठीक है, मतलब थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म कहता है कि रिप्रोडक्टिव सेल ही सिर्फ पास कर सकता है प्रॉपर्टीज़ टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। समझे बात को? चलो लिखो, लिखो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। This theory contradict with this theory contradict with the theory of Lamarck। ठीक है, because only the reproductive cell can pass their properties to the next जनरेशन। ठीक है, ये इसी को लैंग्वेज में बना करके लिख दिए। ठीक है, कि जो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म है मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता था थ्योरी ऑफ लेमार्क से, क्योंकि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में जो प्रॉपर्टीज़ है वही सिर्फ पास करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन लिखो एक। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें लिखोगे गिवन बाय डार्विन।
थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया था? डार्विन दिया था, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बात लिखो, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना एकदम। पहले बता देते हैं, डार्विन जो है ना अपना एक समुद्री यात्रा करता है। ठीक है, वो समुद्री यात्रा करता है, यात्रा करने को सी वॉयेज कहते हैं। और वो एक ठो सेल शिप में करता है, स्नेल शिप नहीं, सेल शिप। सेल शिप कैसा होता है? तो सेल शिप ऐसा दिखता है, समझा बात को? जिसमें वो रहता है ना, ठीक है, कपड़ा टाइप का, और वो हवा से वो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, उसका नाम था HMS बीगल। तो डार्विन जो है वो कोई समुद्री यात्रा करता है, और वो क्या करेगा, वो शेल शिप में वो यात्रा करेगा जिसका नाम था HMS बीगल। और वो पहुंचता है एक आइलैंड के पास जिसका नाम है क्या? गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, चलो लिखो। डार्विन started sea voyage in a sail ship, ठीक है, named HMS बीगल। ठीक है, and reaches गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात हो गया। अब एक और यहाँ से ये सब ध्यान रखना, सी वॉयज स्टार्ट करते हैं, वो सेल शिप था जिसका नाम HMS बीगल था, और वो पहुँचते हैं कहाँ? गैलापागोस आइलैंड पे। इसी बात को ध्यान रखना। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेलिस। ठीक है, सिर्फ ए वेलिस लिखो, अल्फ्रेड वेलिस। started his journey and reaches at मलय आर्चिपिलागो। नाम है ये, मतलब अल्फ्रेड वेलिस जो अपना जर्नी शुरू करते हैं तो पहुंचते हैं कहाँ? मलय आर्चिपिलागो में। ये दो ठो क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, चलो कुछ बात देखो एकदम ध्यान से नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। हेडिंग डालना, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में आप एक पॉइंट लिखोगे, ठीक है, इसमें पॉइंट आप लिखोगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर फिटेस्ट का मतलब क्या है समझते हैं अच्छे से। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मीनिंग क्या है? थोड़ा सा ध्यान देना, समझाएंगे, पहले लिखो। ध्यान देना, देखो एकदम हम पहले समझा देते हैं आपको। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी ऑर्गेनिज्म फिट होंगे उन्हीं का सर्वाइवल होगा। हाँ, ये बात थोड़ा सा आप रिलेट करोगे वहाँ से कि जैसे बहुत सारा बैक्टीरिया है,
उसमें से कुछ ही बैक्टीरिया होगा जिसमें कुछ चेंजेस आया होगा, ठीक है। मान ली कि बहुत सारा बैक्टीरिया है, ठीक, इसमें से कुछ ही बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। और ये जब चेंज आ जाएगा ना, वो कैसा चेंज होगा, सपोज़ मान लो कि जो हीट को सर्वाइव कर सकता होगा, अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया तो सिर्फ ये वाला बैक्टीरिया ही सर्वाइव करेगा, ठीक। बैक्टीरिया भी सर्वाइव करेगा तो ये हुआ ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये जब सर्वाइव किया तो रिप्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी है एक तरह का, और इससे बहुत सारा प्रोजेनीज वो छोड़ करके जाएगा। समझे बात को। तो ये था पूरा पॉइंट, इसको अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। रुक जाओ, देखो, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, क्या करता है, तो इसका मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म दैट lives more प्रोजेनिस, ठीक है। चलिए अब कुछ बात लिखना। नेचुरल सिलेक्शन, नोट्स बनाते जाओ हिमांशु, ठीक है। देख देख करके आराम से नोट्स बनाते जाओ, और जैसा नोट्स भेजते थे एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा हर जगह पे, ठीक है। नोट्स तो निकाला है कि नहीं निकाला है पता नहीं, इसलिए यहाँ से बताते जा रहे हैं, समझते जाओ, ठीक। चलो नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नेचुरल सिलेक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस, दैट इज selected by nature, that is selected by nature for their survival, ठीक है, and leave more progenies, ठीक है, progenies by the नेचुरल सिलेक्शन। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसका मतलब होता है कि वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हुआ, ठीक है, नेचर के द्वारा वो सेलेक्ट हुआ और सर्वाइवल के लिए सेलेक्ट हुआ, और वो सबसे ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ करके जाएगा, ठीक है। अब देखना डार्विन का कंक्लूजन, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, what was the conclusion of Darwin? What was the conclusion of Darwin on natural selection, ठीक है। अब इसमें लिखना पड़ेगा कंक्लूजन क्या था डार्विन का, ठीक। चलो आओ, लिख रहे हो ना, लिखते जाओ, पॉज कर करके बनाते जाओ, ठीक है। existing life formed share forms होगा यहाँ पर, shares common similarity, existing life form shares common similarity up to a varying degree, ठीक है, not only among
themselves, but also with life forms that existed million years ago. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये हुआ, देखो एकदम ध्यान से, कि जो भी अभी ऑर्गेनिजम्स है ना, इन सभी के बीच में तो वो है ही, क्या बोलते हैं उसको, इन सभी के बीच में तो सिमिलैरिटी है ही, ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो विलुप्त हो गया, इसमें और उसमें दोनों में ही है ना, जो है अभी मौजूद है और जो विलुप्त हो गया, इन दोनों में भी सिमिलैरिटी है, लेकिन अप टू अ वेरिंग डिग्री। बताओ समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो ओके। उसके बाद है चलो ध्यान देना मेरा बात, ठीक है। डार्विन के बारे में कुछ बात है, अच्छा से सुनना और समझना। डार्विन एक बात कहता है, डार्विन कहता है कि एवोल्यूशन जो है वो स्लो है और ग्रेजुअल है, ठीक है। समझना अच्छा से, ध्यान से सुनना। डार्विन में और ह्यूगो डेविस में दो में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ एवोल्यूशन में, ठीक है। डार्विन, ये बात को लिखना मत, अभी नहीं लिखना, ठीक है। डार्विन कहता है कि देखो भाई, जो एवोल्यूशन है ना वो रैंडम हो गया है, नहीं ये बात तो ये डेवरी कहता था, देखो डेवरी कहता है ह्यूगो डेविस कि देखो एवोल्यूशन जो है वो रैंडम हो गया, एवोल्यूशन फास्ट हुआ। लेकिन ये कहता है कि एवोल्यूशन रैंडम नहीं हुआ है, ये किसी डायरेक्शन में हुआ है ना, डायरेक्शनल। और क्या हुआ, और ये फास्ट नहीं हुआ है, ये स्लो हुआ है। इस तरह का बात ये लोग जो है कहता था, समझे बात को। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डार्विन के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ है। देखो डार्विन के बारे में ये कहता है एवोल्यूशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल, ठीक है। फिर कहता है वेरिएशन इज स्मॉल कॉमा माइनर एंड डायरेक्शनल। ये कुछ पॉइंट ध्यान देना, ठीक है। चलो समझा चुके हैं पहले से ही। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनाओ, व्हाट आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, ठीक। इसमें लिखो दो की कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें आप लिखोगे पहला नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, और दूसरा है ब्रांचिंग डिसेंट। ध्यान देना एक बात, ठीक है।
नेचुरल सिलेक्शन तो आप देखिए अभी बहुत बार पढ़ा है। ब्रांचिंग डिसेंट देखो क्या होता है, ठीक समझना ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है जैसे ये है कोई ऑर्गेनिज्म, ये एक और बनाया, ये एक और बनाया, ठीक। तो मुद्दा ये है कि जब भी वेरिएशन आएगा ना तो ये वाला है ओल्ड, ठीक, और ये वाला है न्यू, है ना। तो वेरिएशन हमेशा इसमें देखा जाएगा, फिर वेरिएशन इसमें देखा जाएगा, फिर इसमें से फिर इसमें देखा जाएगा। मतलब जैसे जैसे नीचे आते जाएगा ना वैसे वैसे वेरिएशन देखा जाएगा। मतलब वेरिएशंस आर ऑलवेज सीन इन द न्यू वैरायटीज़, ठीक है। ब्रांच बनते गया, डिसेंट होते गया, ठीक है। चलो इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट लिखना, ठीक है। Natural selection was based on few observations, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन है कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेस पे। ऑब्जर्वेशन क्या है? वो ऑब्जर्वेशन है आपका लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरा है स्टेबल पॉपुलेशन साइज, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स पहला, दूसरा स्टेबल पॉपुलेशन साइज। इसमें कॉमा डाल के एक बात लिखो, एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशंस। समझाते हैं इसको, सुनो ध्यान से मेरा बात। नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड है किस पर? कुछ ऑब्जर्वेशन पे। जैसे रिसोर्सेज क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए। पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल पॉपुलेशन होना चाहिए, लेकिन सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं जोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बरसात का दिन आता है ना तो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन बढ़ जाता है, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो, किसी का वेजिटेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और देखो गर्मी के दिन में पूरा सूख जाएगा। तो बात ये है कि ये जो है सीजनल फ्लक्चुएशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो सीजनल फ्लक्चुएशन को नहीं जोड़ना है, ठीक। इसी कारण से एक बात आप पढ़ोगे कि जब भी हम लोग प्रोडक्टिविटी निकालते हैं किसी इकोसिस्टम का तो हम लोग पर ईयर में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं पर ईयर में? क्योंकि सीजनल फ्लक्चुएशंस आ जाता है। समझे बात को हिमांशु? तो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? लिखो अच्छा से, एक एक बात लिखो, ठीक है। उसके बाद है आपका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन तो हम लोग समझ चुके हैं अच्छा से, अब है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मीनिंग हम आपको समझाते हैं, एक बार अच्छा से सुनना, ठीक है। देखो पहले आप एक सवाल पे जोर डालो, एक सवाल का आंसर बताओ। आप ये बताओ कि क्या एवोल्यूशन पर डिपेंड करता है वो लाइफ स्पैन? मतलब एवोल्यूशन जो है लाइफ स्पैन पर डिपेंड करता है कि नहीं? ये सोचो, फिर से कह रहे हैं, क्या एवोल्यूशन लाइफ स्पैन मतलब कितना दिन वो जिंदा है, वो जिएगा कितना, क्या इस पर एवोल्यूशन डिपेंड करता है कि नहीं? और अगर हाँ करता है तो कैसे करता है? सोचा कुछ नहीं सोचा? चलो आओ सिखाते हैं, समझाते हैं। देखो
एवोल्यूशन का मतलब क्या? एवोल्यूशन का मतलब कोई एक ऑर्गेनिज़म है, ये जो ऑर्गेनिज़म है वो आगे ढेर सारा वो प्रोजेनीज बनाया, ये बनाया, ये बनाया, फिर ये बनाया प्रोजेनीज, ठीक है। अब ये जो प्रोजेनीज बनाया तो उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया जिसमें कि वो चेंजेस आने लगा कुछ, ठीक है, और वो चेंजेस डेवलपमेंटल चेंजेस था, और उस कारण से क्या हुआ, ये इवॉल्व हो गया, मतलब एक तरह का चेंजेस है जिस कारण से एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये जो है हम लोग देखे पूरा, ठीक है, एवोल्यूशन के बारे में। अभी भी तो सोचो एवोल्यूशन वाला बात, नहीं सोचेगा कुछ, मत सोचो कुछ, जाओ देखो समझाता है। सोचो अगर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर कोई बड़ा एनिमल, फिश हो गया या फाउल हो गया, ठीक, फाउल बड़ा एनिमल होता है फॉक्स जैसा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन कितना होता है? कोलाई बैक्टीरिया तो 18 to 20 मिनट होता है ना। फिश या फाउल लगभग 2 to 3 मंथ्स या 6 महीना तक होता है अप्रॉक्स, है ना। तो आप सोचो कि बैक्टीरिया को अगर आप छोड़ दोगे, अगर 2 दिन 3 दिन अगर आप छोड़ दोगे, करोड़ों बार वो रिप्रोड्यूस कर चुका होगा। 2 से 3 दिन के अंदर में ही, 2 से 3 दिन के अंदर में ही वो क्या करेगा, नया स्पीसीज क्रिएट कर लेगा, वो इवॉल्व हो जाएगा वो। लेकिन जो फिश एंड फाउल है, ये तो 3 महीना में चाहे 6 महीना में एक बार रिप्रोड्यूस करेगा। तो सोचो कि इसको तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं ना है कि 6 को 7 को 8 को 10 को जनरेशन जैसे ही बनेगा तो 7-8 जनरेशन बनते ही नया स्पीसीज़ बनना शुरू हो जाएगा, एवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर लग गया ना ह्यूमन को इवॉल्व होने में, क्योंकि एक सर्टन नंबर ऑफ स्पीसीज, एक सर्टन नंबर ऑफ जनरेशन्स को कवर करना पड़ेगा, तब जा कर के होगा। समझे बात को? चलो ठीक है, अगर आप समझ गए तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, देखो, रेट ऑफ appearance of new life the rate of appearance of new life form is linked to the life cycle of जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म है, न्यू लाइफ फॉर्म ही तो बनता है ना उससे, एवोल्यूशन से। तो इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा किस पर, लाइफ साइकिल पर या फिर लाइफ स्पान पर, ठीक है। चलो इसमें हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, ठीक। देखो एग्जांपल किसका है, बैक्टीरिया, लाइफ स्पैन इज लेस, ठीक है। न्यू जनरेशन इज अपीयर्ड, न्यू जनरेशन इज अपीयर्ड इन 18 to 20 मिनट्स, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन क्योंकि कम है, ठीक, तो न्यू जनरेशन अपीयर हो जाएगा किस में, लगभग 18 से 20 मिनट में। चलो हेलो, तो एक और पॉइंट लिखना, हेलो। अब इससे क्या होगा, हेलो, इससे होगा
new species will be appeared within 2 days। ठीक है, जो न्यू स्पीसीज है वो विदिन 2 days अपीयर हो जाएगा। तो ये पूरा फ्लो चार्ट बनाओगे आप, ये पूरा फ्लो चार्ट आप बनाओगे दूसरा ऐसे जैसे ये है ना कॉपी, तो इस साइड में बनाओगे पूरा फ्लो चार्ट। एक और बताएंगे वो दूसरा वाला साइड में बनाओगे। ठीक है, चलो फिश एंड फाउल। फिश एंड फाउल में बोलता है लाइफ स्पैन इज मोर। प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन विल टेक टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ध्यान से सुनो। प्रपोजल राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग मतलब प्रपोजल राइटिंग, अरे वो प्रपोज करने वाला जनरेशन ऑफ, प्रपोज करना है। हाँ हाँ अरे किसी को प्रपोजल देना, वो देना ऑफर। वो नहीं, नोटिस राइटिंग का बोल। जनरेशन तो मेरा भैया अलग है। सुनो तो कौन दिया है? generation of new species will take billions of years। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया आपका। अब आगे है म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी के बारे में समझेंगे हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, चलो अब देखो, हेडिंग डालो म्यूटेशन थ्योरी। तो म्यूटेशन थ्योरी में कहता है कि रेट ऑफ appearance of new life, rate of appearance of new life, नहीं इसको काटो यार, क्या दिमाग मेरा गड़बड़ हो गया। पहले हम समझा देते हैं। म्यूटेशन थ्योरी में क्या है ना, ये वही आता है, ह्यूगो डेविस आता है। ठीक, ह्यूगो डेविस क्या आता है म्यूटेशन थ्योरी में कि देखो एवोल्यूशन जो है वो अचानक से हो गया है। डार्विन क्या बोला, एवोल्यूशन बहुत स्लो हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर में हुआ, एकदम स्लो हुआ। ठीक है, प्रिडिक्टेबल हुआ, डायरेक्शनल हुआ। लेकिन ये कहता है ह्यूगो डेविस कि ये जो इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन से हो गया, अचानक से हो गया। समझा, चलो। तो वो जो अभी आप लिखे म्यूटेशन थ्योरी, इसमें क्या हो जाएगा, गिवन बाय किसके द्वारा, गिवन बाय ह्यूगो डेविस। ह्यूगो डेविस। ठीक है, नाम को ऐसे लिखेंगे, इसका नाम ऐसे लिखा था ह्यूगो डेविस। अब देखो पहला पॉइंट बनाना और लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ही वर्कड ऑन, वो किस पर वर्क किए थे, वो वर्क किए थे इवनिंग प्राइम रोज। ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है,
कि वो किस पर वर्क की, वो वर्क किए थे इवनिंग प्राइम रोज पर। ठीक है, ये एक तरह का ये है, क्या बोलते हैं, प्लांट है। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है ये। हाँ बोलो। अब ध्यान देना। मजा आई। He gave concept of डाउनलोड कर लो सबसे अच्छे। he gave concept of saltation। नहीं डाउनलोड में कर लिया। तेरा 1 लाख का 150 वीडियो हुई होगी। That means हाँ 5G को तो कर लो यार। single step large mutation। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि साल्टेशन का मीनिंग क्या है। तो साल्टेशन का मीनिंग है क्या, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, अब इसको साल्टेशन कैसे बोला, ये तो अभी भी हम खोज ही रहे हैं, ऐसे ही उसको बढ़िया लगा सुनने में तो बोल दिया साल्टेशन। साल्टेशन को क्या बोला, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ देखो पहला पॉइंट बनाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिवरी। ठीक है, DVRIS, अकॉर्डिंग टू डिवरी क्या था, ये कहता था एवोल्यूशन रुको एक मिनट, द evolutionary changes large। एकदम ध्यान रखना ये सब बात। लार्ज है, रैंडम है, डायरेक्शनलेस, and sudden, that is arised in the population। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिवरी जो एवोल्यूशनरी चेंज है वो लार्ज है। ठीक है, और रैंडम है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, चलो देखो, लार्ज है और ये कैसा है, ये रैंडम है, ये डायरेक्शनलेस है, सडन है मतलब अचानक है, और किसी पॉपुलेशन में हो गया है। यहाँ तक तो हो गया। चलो अब आगे बढ़ो। एक यूनिक बात यहाँ से आपको पता चलेगा। At last and the latest, at last and the latest modern theory of evolution, modern theory of evolution that is widely accepted, that is widely accepted
in which Hardy Weinberg principle was given। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है। ये लोग जो थ्योरी दे रहा था ना, ये थ्योरी एब्सोल्यूट दे रहा था, ठीक है, कि देखो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ये सब थ्योरी ये लोग एब्सोल्यूट दे रहा था कि देखो ये थ्योरी है और ऐसा हुआ था। तो बाबू पॉइंट ये है कि कोई भी थ्योरी एब्सोल्यूट नहीं है। फिर एक नया थ्योरी आया, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। क्या आया? मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आया, इसी में फिर ये लोग बोला, ठीक है, क्या बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, एवोल्यूशन हुआ है लेकिन कुछ सर्टन कंडीशन पर डिपेंडेंट है, कुछ सर्टन फैक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। उसी में एक ठो नया प्रिंसिपल आता है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, जैसे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को अलग से पढ़ा है आपका किताब, समझे बात को। तो अब ये जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है, इसको हम पढ़ाएंगे, उसमें ग्राफ पढ़ना होता है, स्टेबल, डायरेक्शनल और वो डिसरप्टिव, ठीक है, ये सब है पूरा। तो इसमें हम लोग वही लिखे हैं इस बात को कि भाई एट लास्ट, लेकिन लास्ट एंड लेटेस्ट में क्या हुआ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आया, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है और जिसमें हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। समझा बात को? ठीक। तो ये था पूरा कहानी। हम लोग क्या क्या पढ़े देख लो एक बार, ठीक है। समुद्री यात्रा करने वाला आपको बता देंगे अच्छा से, ठीक है। सेल शिपल एविडेंस कहाँ चला गया रे? एविडेंस ऑफ लेमार्क वाला बताया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन वाला बताया। प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन लेमार्क थ्योरी में था। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ही था वो, जर्म प्लाज्म ही था वो, जो कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता था, क्योंकि जर्म प्लाज्म का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में जो भी रहेगा प्रॉपर्टी सिर्फ वही पास हो पाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय डार्विन, इसका पूरा नाम होता है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। फिर ये आपको समुद्री यात्रा वाला आपको बताया कि डार्विन स्टार्ट किया था अपनी समुद्री यात्रा एक सेल शिप में जिसका नाम HMS बीगल था। पहुंचते हैं गैलापागोस आइलैंड पे। बाबू देखो ये जो एवोल्यूशन है उसका जितना कर्म कांड किया हुआ है सब कुछ 2-3 आदमी मिल करके किया है और एक जगह पे किया है, उसको बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड। और किया था कौन? तो ये डार्विन किया था, ह्यूगो डे व्रिस किया था, यही लोग मिल करके किया था सब कुछ, ठीक है। मेजरली नाम ही नहीं कहा था। फिर अल्फ्रेड वेलेस भी स्टार्ट करते हैं समुद्री यात्रा और पहुंचते हैं मलायर आर्चिपेलागो पर। ये सब का कहानी जोड़ेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल आपको रोड मैपिंग की है कुछ कुछ। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा प्रजनन छोड़ करके जाएगा, ये सब पूछता है कि बताओ रिप्रोडक्टिव फिटनेस में फ़िटनेस का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस में फ़िटनेस का मतलब होता है क्या, सॉरी क्या बोलते हैं, रुको, हाँ, नेचुरल सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन में पूछेगा नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो फिटेस्ट का मतलब क्या है, तो आपको आंसर देना होगा फिटेस्ट का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, ठीक है। देखो ना, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, सिलेक्टेड बाय नेचर, लार्ज नंबर प्रेजेंट लीव करेगा। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, का कंक्लूजन क्या था कि एक्सटिंक्ट लाइफ फॉर्म शेयर करता है कॉमन सिमिलैरिटी अप टू वेरिंग डिग्री, लेकिन जो एग्जिस्ट नहीं करता उनमें भी सर्टेन अमाउंट ऑफ था ही वेरिएशन और सिमिलैरिटी, ये सब, ठीक है। डार्विन और ह्यूगो डे व्रिस का कहानी पूरा बताया आपको। डार्विन एवोल्यूशन कहता है डार्विन कि स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है और वेरिएशन हमेशा स्मॉल, छोटा ही स्मॉल चेंज आएगा। एवोल्यूशन में जो चेंजेस आएगा तो स्लो ही नहीं चेंजेस आएगा, धीरे धीरे ना आएगा। लेकिन म्यूटेशन, अब मान लो DNA में ऐसा चेंज आ गया कि आदमी उड़ने लगा, तो ये क्या एक तरह का फास्ट चेंज हुआ, ठीक है। यही बात बताया पूरा आपको। व्हाट वर द 2 की कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है इसी का उल्टा लिखा हुआ होगा म्यूटेशन वाले थ्योरी में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया डार्विन के बारे में, वहाँ पर क्या बताया, ह्यूगो डे व्रिस के बारे में बताया, समझे बात को।
व्हाट आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, तो ये दोनों की कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, फ्यू ऑब्जर्वेशन, क्या कहते हैं लिमिटेड रिसोर्स, स्टेबल पॉपुलेशन एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन, ये सब बताए। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बताए भाई, वो बैक्टीरिया वाला और फिश फाउल वाला। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म लिंक्ड लाइफ साइकिल लाइफ स्पान से। और ये बैक्टीरिया वाला पूरा कहानी था, ठीक है। और ये पूरा कहानी था फिश या फाउल का। फिर है म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डेविस दिया था, और ये उसका वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रूल्स, ठीक है। सल्टेशन थ्योरी देता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और उसमें ये अकॉर्डिंग टू द डिवरी कुछ कुछ बात वो कहता है कि चेंज लार्ज होगा, रैंडम होगा। इसी का भी बात की है कि ये वाला उल्टा है पूरे पर डार्विन का, है ना, डायरेक्शन लेस। बताओ समझ में है बात। और सबसे लास्ट में क्या आता है, मॉडर्न थ्योरी आता है। और मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है, मॉडर्न थ्योरी में होता है वो क्या बोलते हैं उसको, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। चलो आई होप कि इतना आपको समझ में आएगा बाबू, ठीक है। पूरा लिख लेना अच्छा से, कम्बल ओढ़ करके मत देखना, ठीक है। अब तक यहाँ तक आप लेक्चर कंप्लीट कर लिए हो, लेकिन अब देखो आप कैसे कंप्लीट किए हो तो पता नहीं, नोट्स वोट्स प्रॉपर बनाया है कि कम्बल में घुस के बस देख लिया है, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।